Assalamualaikum friends, my name is Hamza and today our topic of discussion is atom. फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में एटम है क्या। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आयरन, इट इज़ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम्स के मिलने से एलिमेंट बनता है। सो वी कैन से एटम्स के मिलने से एलिमेंट बनता है और एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहते हैं। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist freely is called atom। एटम एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकता है और फ्रीली एग्जिस्ट नहीं भी करता। इस डेफिनेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आगे एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए अब एटम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एटम्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एलिमेंट्स। एटम्स एलिमेंट्स के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स। छोटे छोटे एटम से मिलकर एलिमेंट बनता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ऑल द सेम काइंड ऑफ एटम्स। सिंपल सी बात है, एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम्स के मिलने से बनता है। अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स नहीं होंगे तो वो एलिमेंट नहीं, कंपाउंड कहलाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हमने सेकंड डेफिनेशन की थी उसके रिलेटेड है। सेकंड डेफिनेशन के अंदर बताया गया था कि कुछ एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। तो एक क्वेश्चन बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एटम फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे और कौन से एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बेसिकली इस पॉइंट के अंदर इसी बात को डिस्कस किया गया है। The point is, in noble gases like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, the atoms have independence, या आप कह सकते हैं freely existence. However, in other elements, the atoms cannot exist freely because of incomplete valence shells. कहता है कि जो नोबल गैसेस हैं लाइक हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ये फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं। इन्हें किसी और एटम के साथ मिलकर रहना नहीं पड़ता। बिकॉज नोबल गैसेस आर स्टेबल। स्टेबल क्यों होती हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल होती हैं और किसी और एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड, नोबल गैसेस के अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, जिसकी वजह से इन्हें एक और एटम के साथ मिलकर रहना पड़ता है ताकि स्टेबिलिटी हासिल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम, इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए किसी और एटम के साथ मिल जाता है ताकि इसका डुप्लेट पूरा हो सके। तो हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देगा। इस तरह दोनों हाइड्रोजन के एटम्स डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे। तो इसे हम यूं लिखेंगे H2, क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, इसलिए लिखेंगे इसे हम H2। इसके साथ और भी एग्जांपल देख लेते हैं लाइक ऑक्सीजन, O2, N2 etc. The next point is the atoms are recognized from one another by their atomic numbers। एक एटम को दूसरे एटम से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो एक एटम को दूसरे एटम से एटॉमिक नंबर की बेस पर डिफ्रेंशिएट या रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 1। इसी तरह हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर होगा 2, लिथियम का होगा 3, बेरिलियम का होगा 4, बोरॉन का होगा 5, कार्बन का होगा 6, नाइट्रोजन का होगा 7, ऑक्सीजन का होगा 8। यानी हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर की बेस पर हम एटम्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं।
इसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। इनमें से आप किसी भी एक एलिमेंट को उठाकर एज आ एटम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए अब जो एटम की बात कर ही रहे हैं तो इसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की भी बात कर लेते हैं। तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता जबकि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। बट अगर लेटेस्ट स्टडी की बात करें तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अलावा भी कुछ और पार्टिकल्स यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं लाइक न्यूट्रिनो, हाइपरियन, बोसॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो etc। साइंटिस्ट का कहना है कि मोर देन 100 सच पार्टिकल्स कुड बी प्रेजेंट इन एन एटम, कि 100 से भी ज़्यादा एटम के अंदर इस तरह के पार्टिकल मौजूद हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब एटम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर मैं एटम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है ग्रीक फिलोसफर्स का। According to Greek philosophers, matter can be divided into smallest particles to reach a basic unit which cannot be further subdivided। इसमें कहता है कि मैटर यानी मैटर मीन्स एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कहता है कि किसी भी मैटर को स्मॉलेस्ट पार्टिकल में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है, बट एक स्पेसिफिक लेवल पर पहुंचने के बाद उस बेसिक यूनिट को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डेमोक्रिटस। इसने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स का। इसने एटम का वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया था एटमोस, जिसके मायने हैं इनडिविजिबल, जिसे तकसीम ना किया जा सके। ग्रीक फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट अगर हम मॉडर्न स्टडी की बात करें तो मॉडर्न स्टडी के अकॉर्डिंग एटम को सब डिवाइड किया जा सकता है, यानी एटम को तोड़ा जा सकता है। बहरहाल ग्रीक फिलोसोफर का ये सारा काम थ्योरेटिकल था, इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस नहीं थे। द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज जॉन डाल्टन। इसने 1808 में एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। ये थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करती है। According to this theory, matter is composed of atoms of different elements which differ in their properties। कहता है कि कोई भी मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, वो एटम से मिलकर बना होता है और हर एक एटम की प्रॉपर्टीज दूसरे एटम से डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और हैं, कार्बन की प्रॉपर्टीज और हैं, यानी कि हाइड्रोजन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, इसी तरह कार्बन का कुछ और है। बाकी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स सब की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अच्छा, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अलावा बुक में बर्जीलियस नामी एक केमिस्ट की कंट्रीब्यूशन को डिस्कस किया गया है, यानी बर्जीलियस ने केमिस्ट्री में कौन कौन से काम किए। बर्जीलियस वाज अ स्वीडिश केमिस्ट फ्रॉम 1779 टू 1848। दिखने में ये कुछ इस तरह का था। इसकी फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है ही डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट अ सिंबल। इसने एलिमेंट को सिंबल देने वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। मसलन हाइड्रोजन पूरा लिखने की बजाय जस्ट H लिखो। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लिखने की बजाय हम CO2 लिख सकते हैं। द नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इज ही डिस्कवर्ड सीरियम, थोरियम, सेलेनियम एंड सिलिकॉन। इसने इन एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। द नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इज ही डिटरमाइंड द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का पता लगाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी निकाली हुई एटॉमिक मास वैल्यूज और मॉडर्न एटॉमिक मास वैल्यूज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बहुत क्लोज थी। फॉर एग्जाम्पल, बर्जीलियस ने जो क्लोरीन का एटॉमिक मास निकाला था वो है 35.41,
और जो मॉडर्न वैल्यू, जो करंट वैल्यू अब चल रही है वो है 35.45। आप देख सकते हैं इन दोनों वैल्यूज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट 0.4 का फ़र्क है। इसी तरह कॉपर की जो बर्ज़िलियस ने वैल्यू निकाली थी वो थी 63.00, बट जो मॉडर्न वैल्यू है वो है 63.55। इसी तरह नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो बर्ज़िलियस ने वैल्यू निकाली थी वो है 14.05 और जो मॉडर्न वैल्यू है वो है 14.01। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट एटम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।